वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चंस काफ़ी हमने कर लिए हैं और आज हम लोग लाइट का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स पे हम वापस लौट के आएंगे दोबारा से और कुछ देखेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस और मिलते हैं तो कर लेते हैं। वैसे जितना आने वाला है एनटीएससी में सफिशिएंट है वो तो करा दिया है मैकेनिक्स से, बाकी ग्रेविटेशन से कुछ क्वेश्चंस और कराए जा सकते हैं, लेकिन उसको वापस आके करते हैं। अभी क्या है कि ये जो बाकी चैप्टर्स, बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़े हैं हमारे पास, लाइट है और उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म है और साउंड है बीच में छोटा सा, इनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और ये आपके लाइट तो सभी के यहाँ उसमें भी आ रहा है ना, प्री बोर्ड्स जो आपके होने जा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में यही चैप्टर आ रहा है मेनली, तो यहाँ से भी आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और लाइट काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन होंगे इसमें। तो पहले इसको कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है लाइट इज़ कैसी वेव है। तो आसान है पहला क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इलास्टिक वेव है या मैकेनिकल वेव है। तो आपको पता है ये कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, सब क्लियर है सबको, सब अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली फॉर्म होते हुए आगे चलती है लाइट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट हैज़ वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, डुअल नेचर, कांट से। तो डुअल नेचर है वेव, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, दोनों तरह का नेचर ये शो करती है। नेक्स्ट है, अब इफ़ अ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इन एयर इज 3 × 10⁻⁷ मीटर, इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर वेवलेंथ इतनी है एयर में, तो फ्रीक्वेंसी और उसका रिलेशन सब आप जानते हैं क्या होता है भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होती है, ये सब जानते हैं। हाँ, साउंड में सबने पढ़ा है। वेलोसिटी तो एयर में कितनी होती है, 3 × 10⁸। फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्या, नहीं, यही पूछ रहा है। हाँ, ये 7 हो गई। तो अब बताइए कितना आएगा यहाँ से, सही लिखा है ये, मुझे लग रहा है -7 होना चाहिए यहाँ पे माइनस रहा होगा। तो हाँ 15 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी। सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आसान सा क्वेश्चन है। अगला है, इफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, अरे तो आसान है, तो पता है। हाँ, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट। बल्ब, अरे मतलब किसको ठंडा लगता है बल्ब में, बल्ब तो नहीं हो सकता, बल्ब नहीं हो सकता। सन तो बहुत हॉट है, सन भी नहीं हो सकता। स्टार्स और मून में से कोई एक हो सकता है, ये तो मून है या स्टार। हाँ, स्टार्स, मून, देखो स्टार्स तो नहीं होंगे। स्टार्स और मून में अगर आप देखें तो स्टार्स के पास तो लाइट है, और अगर वो खुद की लाइट है उनकी तो हॉट होंगे। मून जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट शो करता है ना, मून तो रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो कंपैरेटिवली यही हो सकता है जो कोल्ड है इन सब में। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, दिस फिनोमेना इज नोन एज, क्या कहलाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, फ्लूइड, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी है। नेक्स्ट है, चूज रॉन्ग स्टेटमेंट। पढ़िए जरा, पहला स्टेटमेंट है लाइट डज नॉट नीड मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, पहला सही है। ऑप्शन ए तो सही है ना, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन एयर, हाँ ये गलत है, ये गलत है, सही है। स्ट्रेट लाइन सही है। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, सही है। हाँ, कुछ पूछ रहे हो। हाँ ठीक है, ऑप्टिक्स है, सबको पता है। मैकेनिक्स, क्या बोल रहे हो बेटा, कोई दिक्कत। स्क्रीन थोड़ी ब्लर है, सही तो है यहाँ तो,
यहाँ पे तो बेटा सही दिख रही, देखो अपना रिफ्रेश करो थोड़ा, कहीं कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही हो शायद। मैकेनिक्स सब जानते हैं क्या है, मैकेनिक्स क्या है, जिसमें हम पार्टिकल की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। एकाउस्टिक जो है वो साउंड के बारे में है, एकाउस्टिक जहाँ पे हम साउंड से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करते हैं। थर्मोडाइनमिक्स जहाँ पर हम हीट से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शंस में भी सारी चीज़ें हमें क्लियर है। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू फॉर प्लेन मिरर ओनली, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बिल्कुल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सभी तरह के सरफेसेस के लिए वो वैलिड होता है, वो हर जगह फॉलो होता है। फॉर द फॉलोइंग रे डायग्राम चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक इक्वल हो गया नहीं, ये हाँ ये भी मिसप्रिंट है, ऑप्शन 2 ठीक है। फॉर विच केस यू कैन सी कैंडल फ्लेम है, हाँ क्यों दूसरों में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यही जो एक्सपेरिमेंट हैं, ये एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है, इन्हीं एक्सपेरिमेंट से तो हमें पता चला कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा साउंड होता तो ये चीज़ यहाँ फॉलो हो जाती ना, अगर साउंड होता। हाँ, द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड डिपेंड्स अपॉन, हाँ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है, नेचर ऑफ सरफेस पे, हाँ बिल्कुल, स्मूथनेस हाँ डिपेंड करती है, तो सारे ही सही हुए। बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, हाँ ठीक है बिल्कुल, सही है। इन विच केस लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द ट्री विल बी लार्जेस्ट। ऑप्शन ए, रीजन नहीं बताओगे? ठीक है, शेडो जो ट्री है, मान लेते हैं ये ट्री बना हुआ है, तो इस ट्री की जो शेडो होगी वो आपकी ये वाली होगी, ये वाली जो येलो वाली बनाई है हमने, ये होगी क्या? शेडो इधर होगी ना, ये होगी लेंथ ऑफ शेडो, बोलिए। तो ये बताइए, ये ऊपर से आ रहा है हर जगह, यहाँ पे एंगल 30 है, ये एंगल कितना होगा? अरे ये भी 30 होगा ना, ये पर्टिकली अपोजिट, तो ये भी 30 होगा। ऑल्टरनेट 30, तो ये 60, बोलो 60 होगा ना, बोलिएगा। सारे में एनालाइज करते हैं। अब आप बताइए, अगर इस एंगल को चेंज करोगे तो यहाँ का एंगल कम होता चला जाएगा, वो बढ़ जाएगा, सॉरी इस एंगल को अगर बढ़ाते हैं, यहाँ 45 करते हैं तो यहाँ 45 हो जाएगा ये वाला, बोलो। इसको अगर हम 60 करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, बोलो। ऐसा होगा ना, ये एंगल चेंज हो जाएगा। अच्छा बताओ, जब ये एंगल बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है? सारे फिगर बना देते हैं सारे फिगर, ठीक है, थोड़ा लॉजिकली एनालाइज कर लेते हैं। एक पहला फिगर ये बनाया हमने, बाकी फिगर देखो ज़रा ध्यान से, जो बोल रहे हो तुम लोग वो 60 डिग्री की तरफ से, अरे बना रहे हैं ना बाकी सारे, पहले हमने 30 वाला बनाया, अभी 30, ये 60 डिग्री कैसे? अरे ये 90 है भाई, राइट एंगल, हाँ। तो ये देखिए यहाँ पे, और इस बार जो रे आ रही है वो इस तरह से 45 पे आ रही है, तो 45 पे आ रही है, सॉरी ये कुछ थोड़ा सा ऐसे आएगी, तो ये ऐसे आ रही है, ये है 45, तो आपको पता है ये भी 45 होगा, ये कितना होगा? ये भी 45 होगा, ये 90 होगा। दूसरा केस, तीसरे केस में आते हैं। तीसरे केस में क्या होगा? ये 60 है आपका, ये 60 है, ये वाला, तो ये भी 60 होगा, तो ये 30 होगा। 3 केस बना दिए हमने आपके, ये समझ में आया ना ये दोनों केस, बोलो। ये 60 तो ये भी 60 होगा। अब आप खुद सोचिए, आपने ट्रायंगल में पढ़ा होगा, जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने की साइड भी बड़ी होती है, पढ़ा है? किसी एंगल, हाँ कोई भी एंगल, जैसे ट्रायंगल ले लीजिए आप, इस ट्रायंगल में हम बनाए 30, 40,
ठीक है 7 हो गया। ये कितना होना चाहिए 110 मान लो, ऐसे दिख नहीं रहा, गलत दिख रहा है, वैसे होगा कुछ। तो मान लीजिए ये सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, ABC, ए बी बड़ी होगी, 110 के सामने की साइड सबसे बड़ी होगी ना, सबसे छोटी होगी 30 के सामने वाली साइड। ये तो पढ़ा है ना बेसिक बिल्कुल ज्योमेट्री का। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों में आप खुद बताइए कि तीनों ट्रायंगल में, पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है, तीनों में जो लेंथ ऑफ शेडो है वो किस में सबसे बड़ी आएगी, 1 में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल ज़्यादा है, एंगल ज़्यादा है ना, 60 के सामने है, या 45 के सामने, या 30 के सामने है। क्लियर है। तो मैथमेटिकली भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों 30 हमने चूज़ किया, ठीक है। और आपसे अगर मैक्सिमम पूछेगा कि जो दो चीज़ें होती है ना, एक तो है सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, तो देखिए सबसे छोटी शेडो कब बनती है, जब सन आपके ओवरहेड पे होता है, दोपहर में, है ना, 12 बजे। 12 बजे आपकी शेडो बहुत छोटी बनती है, बिल्कुल ना के बराबर बनती है। क्यों, क्योंकि आप पैरेलल आ चुके होते हैं उस सोर्स के, पैरेलल ऑब्जेक्ट जो है वो सोर्स के पैरेलल आ चुका है। जैसे पैरेलल में एंगल कितना होता है, पैरेलल में एंगल कितना होता है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है, याद रखिए, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल होता है 0, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है 0। तो दो पैरेलल ऑब्जेक्ट्स हैं, आप और सन, दोनों पैरेलल आ गए, एक लाइन में आ गए, तो आपके बीच में एंगल कितना है, सन और आपके बीच में 0 हो गया, एंगल 0 हो गया, शेडो मिनिमाइज हो गई। अब जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, आपके और ऑब्जेक्ट के बीच में एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ता चला जाएगा, शेडो बढ़ेगी। और शेडो मैक्सिमम कब हो जाएगी, जब ऑब्जेक्ट और सोर्स के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री से फिर शेडो कम होना शुरू होगी, ठीक है, और 180 पे जाके फिर भी मिनिमम हो जाएगा। एक तो ये याद रखना है 90 वाला केस। दूसरा ये याद रखना है कि जैसे हम इक्वेटर से दूर हटते हैं, जब हम इक्वेटर से दूर हटते हैं तो हमारी शेडो बढ़ती है या कम होती है, बताओ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जब हम इक्वेटर से दूर हटेंगे तो शेडो घटेगी ना, क्योंकि रेज घटेगी या बढ़ेगी, हाँ, जब इक्वेटर से दूर हटेंगे तो रेज स्लांटिंग आएंगी ना, स्ट्रेट नहीं आएंगी, स्लांटिंग रेज होंगी। जो स्लांटिंग रेज होंगी तो कम एरिया कवर होगा, कम कवर होगा तो ज़्यादा एरिया ब्लैकआउट हो जाएगा, और जितना ज़्यादा एरिया ब्लैकआउट हो जाएगा उतने में क्या बनती है, शेडो बनती है। बोलो, क्लियर है। शेडो कैसे बनती है तो सबको क्लियर हो गया। अब बताइए जल्दी से। एक और चीज़ है, जैसे लाइट का सोर्स यहाँ से लाइट निकाल रहा है ऐसे ऐसे, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये लाइट इस पे पड़ रही है, ठीक है, ये लाइट ऐसे जा रही है, तो आपको पता है जो शेडो बनेगी वो जिस पार्ट को ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है लाइट के, ये वहीं पे बनेगी ना, यहाँ पे ये शेडो। बोलो, ये तो होगी शेडो, जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती है वहीं तो शेडो बनती है। भाई इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है, तो जितना पार्ट ये लाइट का ब्लॉक करेगा उतना ही पीछे ब्लैक आ जाएगा, ब्लैक ब्लैक, जिसको हम शेडो बोलते हैं, परछाई बोलते हैं। अगर उस पार्ट में लाइट पहुंच जाए तो शेडो कैसे बनेगी, शेडो तभी तो बनती है जब लाइट वहां पहुंच नहीं पाती, आप लाइट को ब्लॉक कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ खड़े हुए हैं, सन ऐसे रेज आ रही हैं, अब आपकी इतना बॉडी का हिस्सा सन की रेज को ब्लॉक कर रहा है, तो उतना ही यहाँ पे परछाई दिखेगी आपको नीचे। क्लियर है। तो जो शेडो बनती है वो ऐसे टॉर्च से लाइट निकली, अब यहाँ पे आपने कोई ब्लॉक रख दिया, वो ब्लॉक अपने साइज के बराबर रेज को ब्लॉक करेगा, तो उतने ही साइज की यहाँ पे शेडो मिलेगी आपको। इतना क्लियर है। अब जो शेडो मिलती है उसमें भी एक जो बिल्कुल सेंटर का रीजन होता है वो बहुत डार्क होता है, वहाँ बिल्कुल लाइट नहीं पहुँचती है, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुँचती है। उस रीजन को बोलते हैं अम्ब्रा। क्या बोलते हैं, अम्ब्रा, जहाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा डार्क पीछे हो रहा है, यानी बिल्कुल लाइट नहीं पहुँच रही, बहुत डार्क शेडो है। और उस डार्क शेडो के आसपास का रीजन जो होता है वहाँ पे भी शेडो बनती है, लेकिन थोड़ी लाइट बनती है, वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ लाइट पहुँच रही होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेन्युम्ब्रा। ठीक है, हाँ, तो बस ये याद रखिएगा, कंपटीशन में ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो जनरली आपके यहाँ पढ़ाई गई हैं, सब लोग पढ़ चुके हो, 6th 7th 8th में ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी आपने। आगे चलते हैं, ये क्लियर है, कोई डाउट किसी को? पेन्युम्ब्रा जो अम्ब्रा के चारों तरफ का रीजन होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क शेडो नहीं बन रही है, ठीक है, थोड़ा लाइट है शेडो कंपैरेटिवली, ये वाला रीजन, यानी कुछ ना कुछ लाइट वहाँ पे आ रही है।
इसीलिए वो शेडो उतनी ज़्यादा डार्क नहीं है, अम्ब्रा के इतनी डार्क नहीं है। अम्ब्रा के, अरे वो देखा है तुमने टॉर्च में भी तो फोकस में आप देखा होगा, कहीं पे भी फोकस डालो तो बीच का हिस्सा काफ़ी डार्क होगा, उसके अराउंड जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा लाइट लाइट होता है। तो अम्ब्रा मतलब वहाँ बहुत डार्क शेडो है, बीच का पोर्शन बिल्कुल लाइट नहीं पहुँच रही है वहाँ पे, उसके चारों तरफ का रीजन जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट आ रही है कंपेरेटिवली, वो हिस्सा पेनिम्ब्रा कहलाता है। यानी ये शेडो के ही नाम हैं दोनों, ठीक है। नेक्स्ट, when you want to illuminate a larger area, then you will choose which type of reflection? बिल्कुल, हम सब लोग पढ़ चुके हैं कि स्मूथ में क्या होता है कि लाइट रेज जब पैरेलली इंसिडेंट होती हैं तो वो पैरेलली रिफ्लेक्ट भी हो जाती है ना, ऐसे, ये स्मूथ में होता है। और रफ में क्या होता है, रफ में लाइट रे पैरेलली आती तो हैं, लाइट रे पैरेलली आती हैं लेकिन इधर उधर चली जाती, कोई इधर चली गई, कोई इधर चली गई, कोई ऐसे चली गई, ये देखिए फैल गई ना इधर उधर, काफ़ी लार्ज एरिया में फैल गई, ये देखिए। और ये देखिए सिर्फ इतना एरिया है, एरिया बड़ा है ना, ये वाला एरिया काफ़ी बड़ा है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, इसका रीज़न भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि लाइट रेज यहाँ पे तो सब एक डायरेक्शन में गई, ऐसे, ये देखिए ऐसे आई थी, आई दोनों एक ही तरह से थी, ठीक है, पैरेलली आई थी, लेकिन ये वाली पैरेलली गई नहीं, लेकिन इधर उधर चली गई, ये वाली पैरेलल है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मल जो होते हैं वो सरफेस पे डिपेंड करते हैं, नॉर्मल कैसे होंगे। पहले वाले केस में आप देख रहे हैं सब जगह नॉर्मल पैरेलल आएंगे, देखो सारे नॉर्मल पैरेलल हैं, ये देखिए आपस में, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल पैरेलल नहीं है। यहाँ पे देखिए नॉर्मल अभी हम बनाते हैं, ये देखिए पहला नॉर्मल ये हुआ, ठीक है, दूसरा नॉर्मल कौन सा है, ये मान लेते हैं ये हुआ, तीसरा नॉर्मल ये है। तो नॉर्मल तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो सरफेस अगर उबड़ खाबड़ है, ठीक है, वो रफ है, अनइवन सरफेस है, तो वहाँ पे नॉर्मल कभी भी आपस में पैरेलल नहीं बनेंगे। और नॉर्मल अगर आपस में पैरेलल नहीं है तो इंसिडेंट एंगल सारी रेस का सेम नहीं होगा ना, बोलो, सारी रेस का इंसिडेंट एंगल अलग अलग होगा। ये देखिए, ये मान लीजिए 15 है, ये 30 है, ये 45 है, अब सबका इंसिडेंट एंगल अलग है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी अलग अलग होगा, तो इसलिए ये सब अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है, जितना इंसिडेंट एंगल है सबका और सेम होता है वो, क्योंकि सबके नॉर्मल पैरेलल हैं, तो सब जो इंसिडेंट पहली रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी उतनी दूसरी बनाएगी, उतनी तीसरी बनाएगी। तो जब इंसिडेंट एंगल सेम है सबके तो रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होगा ना यहाँ पे भी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी तो एंगल सारे सेम आएंगे, इसीलिए सब एक डायरेक्शन में जाती हैं। इसीलिए ये जो रेज हैं ये ग्लेयर बनाती हैं, चमक क्रिएट करेंगी, क्योंकि एक ही पास सारी रेज आ रही हैं, तो इनसे काफ़ी सारी चमक क्रिएट होती है जब स्मूथ सरफेस पे। इसीलिए आपने देखा होगा ना, कभी लोग खेलते हैं घड़ी से या उस शीशे से दूर बैठ के फोकस करके आपके चेहरे के ऊपर लाइट मारते हैं, देखा है? तो वो लाइट क्यों पड़ती है हमारे चेहरे पे? अभी बुक से या किसी न्यूज़पेपर से वो काम आप नहीं कर सकते, आपको वो कोई ना कोई है, कोई, हाँ, घड़ी से, तो वो वहाँ पे क्या होता है, यही ग्लेयर बन रही होती है, वहाँ पे यही रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। इस रिफ्लेक्शन को बोला जाता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ये स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये रिफ्लेक्शन की वजह से वो ग्लेयर बन रही होती है वहाँ पे। और जबकि रफ सरफेस पे क्या होता है, रफ सरफेस पे ऐसी ग्लेयर नहीं बनती है, ठीक है, लाइट जो है वो इवनली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये वाला जो रिफ्लेक्शन है ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है, जो रफ सरफेस से होता है। और ये वाला स्पेकुलर कहलाता है, या रेगुलर भी बोल सकते हैं उसको। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, देन बताइए। नन ऑफ दीज। बिल्कुल कुछ भी नहीं बदलेगा, वेलोसिटी बिल्कुल नहीं बदलेगी, सेम मीडियम में वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी नहीं होती। इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज सीम टू डाइवर्ज फ्रॉम बोथ, नन ऑफ दीज। बोथ होगा, क्यों? क्योंकि अगर रेज एक्चुअली नहीं भी मिल रही हैं तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करके हम वर्चुअल इमेज बना लेते हैं ना, तो इमेज तो वहाँ भी बनती है, तो इमेज तो उस केस में बनेगी, इसलिए दोनों लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो रेगुलर रिफ्लेक्शन? रेगुलर रिफ्लेक्शन इनमें से कौन नहीं दिखाएगा? उसका सरफेस देख लीजिए, सरफेस रफ है न्यूज़पेपर का। नेक्स्ट क्या है? द इमेज ऑफ आर फेस इन अ प्लेन मिरर। हाँ,
रियल नहीं होती है, पता है, डिमिनिश नहीं होती तो बराबर बनती है, मैग्नीफाइड भी नहीं होती है, सेम साइज़ की होती है। अ बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम इट, देन द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड हिज इमेज इज। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सबको समझ में आ गया, कराने की ज़रूरत नहीं है इसको, आसान क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं 3 तो उतना ही अंदर बनेगी। अच्छा हाँ, प्लेन मिरर पे एक लेक्चर मेरा एडवांस का रिकॉर्ड हुआ है, उसको सभी लोग देखें जाके, आपके काम का है, अभी एक ही आया है और भी आएंगे उस पर, तो वो काफ़ी उसमें इंटरेस्टिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इफ़ 2 प्लेन मिरर आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन देम इज। हाँ देखिए, 2 इनफाइनाइट, यही तो गलती करते हो। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि 99% बच्चे यही करेंगे, नहीं करेंगे ना, ये इतना आसान क्वेश्चन है इसलिए नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लेन मिरर में कई केसेस होते हैं, सब समझ लो, सारे केसेस समझा देते हैं। वैसे ये करा चुके हैं आप लोगों को, कुछ लोग 9th में पढ़ चुके हैं इसको, और CBSE वालों ने तो अभी पढ़ा था। 2 प्लेन मिरर हैं, मान लीजिए ये प्लेन मिरर हैं, ये पैरेलली रखे हैं, इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा 0 है ना। जब एंगल 0 होता है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो बनती हैं वो होती है इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस कितनी, इनफाइनाइट बनेंगी। अगर इनके बीच में हम एंगल को बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह हमने रख दिया लगा के इनको, ये प्लेन मिरर्स हैं दोनों को हमने एक पर्टिकुलर एंगल पे जोड़ दिया, थीटा एंगल पे, तो अब उस थीटा एंगल पे इमेजेस चेंज होती रहती हैं। उसको हम निकालते कैसे हैं, उसको निकालते हैं एक फॉर्मूले से, फॉर्मूला है 360/थीटा। नंबर ऑफ इमेजेस अगर आपको निकालनी है 360/थीटा, दोनों प्लेन मिरर के बीच में अगर 0 एंगल है तो बताओ 0 रखेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा ना, इन्फिनिटी। यही इसी फार्मूले में हम 0 रखते हैं तो हमें इन्फिनिटी, तभी हमें पता चलता है कि पैरेलल मिरर के बीच, पैरेलल मिरर्स अगर 2 रखे हैं तो वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे अब एंगल की वैल्यू चेंज करते जाएं, जैसे अभी 90 वाला केस है ये वाला, तो 90 अगर एंगल बन रहा है यहाँ पे तो 90 रखिए, यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे एक कैच है, कैच एक सेकेंड, देखिए याद रखिए 360/थीटा। ठीक है, 360/थीटा की वैल्यू जो आएगी, मान लेते हैं n होती है वो, उसमें 2 केस बनेंगे। ठीक है, 2 केस क्या बनेंगे, याद रखना है, सभी को ध्यान से देखें। 2 केस ये बनेंगे कि अगर इफ़ n की वैल्यू अगर इवन आई है, क्या आई है, n की वैल्यू अगर इवन आई है तो जो आंसर आएगा वो n-1 आएगा। लेकिन अगर n की वैल्यू ऑड आई है, इफ़ n इज़ ऑड, तो फिर 2 केस बनेंगे आपके पास। 2 केस ये बनेंगे कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकली रखा हुआ है, सिमेट्रिकल का मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर पे रखा होना, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर ये है कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हो, यहाँ पे बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पे रखा हो, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल होना। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकली रखा हुआ है। और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रखा है, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पे नहीं रखा है, किसी और लाइन पे रखा है, यानी मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट पे हो सकता है उसके अदर देन एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन, तो ये कहलाएगा एसिमेट्रिकल। ठीक है, अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल। तो अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑड आया है तो ही ये 2 केस अराइज होंगे। इवन में हम ये सब नहीं देखेंगे, सिमेट्रिकल है नॉन सिमेट्रिकल है। अगर ऑड आ गई इसकी वैल्यू तो फिर अब यहाँ पे देखेंगे, अगर सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल है तो क्या होगा, अगर सिमेट्रिकल है तो क्या, हाँ याद करिए, कुछ तो पिछला याद करिए, n-1, और अगर एसिमेट्रिकल है तो n होगा। तो अगर सिमेट्रिकल है तो n-1 और एसिमेट्रिकल है तो n हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो इसका, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, चलें आगे। कोई डाउट किसी को? क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 मैं क्या कितना आया आंसर, 4 आ रहा है। आंसर 4 आ रहा है, आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल कुछ नहीं बोल रहा है, तो आप सिमेट्रिकल मानकर इसको लगाएंगे तो कितना आंसर मिलेगा हमें? n-1 मिलेगा, यानी 3 मिलेगा। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि इसकी इमेजेस जैसे भी बता रहे थे कोई कि वो ओवरलैप भी कर जाती हैं दोनों, ठीक है, लेकिन वो ओवरलैपिंग सिर्फ तब दिखती है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, सिमेट्रिकली रखा हो। अगर आप सिमेट्रिकली रखते हैं तो आपको ओवरलैपिंग दिखती है दोनों की, जो दोनों इमेजेस की ओवरलैपिंग हो रही होती है। फॉर अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलरली ऑन अ प्लेन मिरर चूज द करेक्ट रिलेशन। बताइए क्या? हाँ, अरे वही वो एंगल है, एंगल मान के चलिए। जीरो डिग्रीज और दोनों जीरो होंगे, कंफर्म पक्का? यस। ठीक है, सही, क्योंकि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल से लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स प्लेस्ड फेसिंग ईच अदर देन द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी। आसान क्वेश्चन हो गया ये, अभी हम लोगों ने इसी पे डिस्कशन किया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 26 फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर ऑफ लेंथ 1 मीटर। 1 मीटर, देखिए प्लेन मिरर कितने भी लेंथ का हो हाँ, उसकी फोकल लेंथ पे उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगी, क्योंकि कर्वेचर नहीं होगा ना उसमें कोई भी, तो कर्वेचर नहीं होगा तो फिर आप रेडियस कहाँ तक ले जाएंगे। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर देन ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, ग्लांस एंगल समझिए ध्यान से, ग्लांस एंगल। देखिए कई सारे एंगल इसमें समझा देते हैं आपको साथ साथ। ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है, और ये रे आ रही है इंसिडेंट रे, मान लेते हैं इंसिडेंट रे आपकी ये नीचे रिफ्लेक्ट भी हो रही है और ये ऐसे रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, सबको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच होता है, ठीक है। इंसिडेंट रे IR और नॉर्मल के बीच होता है। IR और सरफेस के बीच में जो एंगल होता है इसको बोलते हैं ग्लांस एंगल, ठीक है। यही पूछ रहे हैं ना हमसे, ग्लांस एंगल, ये होता है ग्लांस एंगल, ठीक है। अब ये जो रे थी इंसिडेंट रे, यानी ये आंसर कौन सा हो जाएगा अभी इसमें, पहले आंसर पे आ जाते हैं फिर और चीज़ें समझाते हैं। एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, नहीं गलत है, इंसिडेंट रे एंड मिरर, हाँ ये मिरर यानी इसी को सरफेस जिसको हम बोल लेते हैं, यही मिरर है। तो मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ग्लांस एंगल होता है। अब देखिए अगर ये मिरर से डेविएट नहीं होती या रिफ्लेक्ट होकर इधर उधर नहीं जाती तो सीधी लाइन ये है इसकी, ऐसे निकल जाती, लेकिन ये ऐसे चली गई, डेविएट हो गई, ये ऐसे निकल गई, ठीक है, ऐसे निकल गई। तो आपसे पूछेगा एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन आपका, ठीक है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये डेविएशन एंगल है आपका, इतना डेविएट हो गई, ये भी पूछता है, ये पता होना चाहिए आपको, एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ, ग्लांस इसको छोड़ के इधर वाला 90 माइनस I, ये मान लो ये होगा ग्लांस एंगल, ठीक है। 90 माइनस I करेंगे तो यही निकल आएगा ना, तो ये 90 माइनस I है आपका, हाँ ठीक है। डेविएशन अभी किसी क्वेश्चन में आएगा आगे तो और अच्छे से क्लियर कर देंगे। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर सच दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री देन द एंगल ऑफ डेविएशन, लो आ गया। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से 120 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन, हाँ। तो एंगल ऑफ इन रिफ्लेक्शन दे रखा है आपको, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी उतना ही होगा ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये इस तरह से आके ये भी 30 है, ये भी 30 है। आपसे कौन सा पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ये वाला, ये वाला, तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये 60 है, 90 माइनस 30 से 60 निकाल लिया हमने, ये भी 60 होगा, तो 120 हो गया आंसर। नेक्स्ट, इफ कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड द मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल Q
अबाउट एन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ मिरर द रिफ्लेक्टेड रे गेट्स रोटेटेड थ्रू एन एंगल। वैसे ये इसका आंसर आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, ये डबल एंगल से रिफ्लेक्ट होता है, ये 2Q आएगा, लेकिन कैसे आएगा यही पता कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये मिरर है और इस पे एक इंसिडेंट रे है, कुछ दे नहीं रखा है तो हम ऐसे ही बना लेते हैं जनरल। ये हो गया इसका नॉर्मल, ठीक है, ये रे जा रही है, ये इंसिडेंट एंगल I हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल R हो गया। ये कह रहे हैं कि ये मिरर को इन्होंने Q डिग्री से रोटेट कर दिया है। चलिए रोटेट कर लेते हैं। मिरर कुछ ऐसा हो गया। अब आप बताइए, नॉर्मल तो चेंज हो जाएगा, है ना, नॉर्मल चेंज हो जाएगा। तो अब मान लेते हैं नया नॉर्मल आपका इसके नॉर्मल बन रहा है, तो कुछ वो ऐसे ऐसे आ रहा है, ये वाला। तो नॉर्मल चेंज हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी चेंज हो जाएगा। बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस अब ये वाला होगा, है, ये तो होगा। हाँ, ये Q डिग्री से रोटेट हुआ है, ये Q है, Q बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ये Q डिग्री से रोटेट हुआ है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा बताइए ज़रा। हाँ कितना, I प्लस। नॉर्मल जो है वो भी तो शिफ्ट होगा Q से ही ना, उधर अपने ओरिजिनल से, तो ये भी Q होगा, तो इसका मतलब पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये I और ये प्लस Q, तो I प्लस Q हो गया। अब आप जान रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर I प्लस Q है, तो ये जो रिफ्लेक्शन का एंगल बनेगा वो भी तो क्या होगा, I प्लस Q ही तो होगा। सेम आपसे क्या पूछ रहा है, द रिफ्लेक्टेड रे गेट्स रोटेटेड थ्रू, रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट हुई है, यानी ये वाला एंगल, ये वाला ना, यही तो। हाँ, तो ये एंगल कितना होगा बताइए, ये एंगल कैसे निकालेंगे। नहीं 2Q कैसे, मतलब कैसे निकाला 2Q। ये वाला एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास क्या तरीका है निकालने का। पहले वाले के डेविएशन को डबल कर देंगे। देखो पहले जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो ये है A पे, और दूसरी ये है ना B पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में Q और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में Q, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आगे चला गया Q से, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी Q से आगे चला गया, तो टोटल जो डेविएशन बनता है रिफ्लेक्टेड रे का, किससे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे का डेविएशन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से पूछ रहे हैं कि वो कितना बन रहा है, तो ओरिजिनल पोजीशन से कितना बनेगा, यानी ये वाली, ये कितना एंगल है, ये एंगल पता है कितना है, नहीं पता। ज्योमेट्रिकली कैसे निकालेंगे ये बताइए। सर हम इसको ऐसे भी साइड कर सकते हैं कि जो आपका पहला क्यू एंगल बन रहा है, हाँ, वो ओरिजिनल नॉर्मल के राइट साइड को बनेगा, तो दोनों क्यू जो आपके बनेंगे वो ओरिजिनल नॉर्मल के राइट साइड को बनेंगे, इसलिए 2Q बन जाएगा रिफ्रैक्टेड। नहीं तो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकली तो कोई भी समझ सकता है इसको, मैथमेटिकली हम पूछ रहे हैं। मैथमेटिकली कैसे हम इसको 2Q बनाएंगे ये बताइए। यही तो ज्योमेट्री का टेस्ट है आपकी, मैथमेटिकली कैसे बनाएंगे आप। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ट्राई करिएगा, नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करते हैं, थोड़ी दिमाग तो लगाइए इसके अंदर। टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द फर्स्ट मिरर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट मिरर इट फॉल्स ऑन द सेकेंड मिरर, देन द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकेंड मिरर विल इमर्ज। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। हाँ देखिए, दो मिरर हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली रखे हुए हैं, ये इस तरह से, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है उनके बीच में। अब ये बहुत फेमस केस है, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट को आप यहाँ लेकर आए इस तरह से। अब ये रे ऑफ लाइट जो है नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल ये आएगा, मान लेते हैं थीटा एंगल पे आई है ये, बोलो सही बना है। हाँ, तो फिर कह रहे हैं यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये दूसरे मिरर पे गई, ये भी एंगल थीटा होगा, बोलिए। हाँ ये थीटा होगा
तो ये दोनों कितना है 45 45 होंगे ये शायद, देखने से तो यही लग रहे हैं। ये क्योंकि दोनों साइड थीटा ही बनेगा। 45। तो अब इधर जो रे है वो किधर निकल के जाएगी, उसके लिए आपको नॉर्मल बना लेना चाहिए। ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। तो ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी 45, यहाँ कितना बनाएगी 45। अच्छा ये 45 कैसे होंगे, चलो इसको छोड़ो, ये तो हमें पता नहीं था अभी, तो हम पहले उसको ऐसे ही लेके चलते हैं। ये वाला एंगल कितना होगा ऊपर वाला, ये एंगल थीटा होगा ना, ये तो कंफर्म है। अरे ऑल्टरनेट एंगल थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये पैरेलल है ना दोनों रेस। ये नॉर्मल जो बनाया आपने वो इसके पैरेलल है बेस के, ये थीटा, तो ये वाला जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। बताओ। अरे एज्यूम क्या कर रहे हैं, जब 90 डिग्री पे डाल रहे हो तो ये इसके पैरेलल ये दोनों एंगल 90 नहीं है, ये देखो 90 है, एज्यूम कहाँ कर रहे हैं, ये 90 है। नॉर्मल तो 90 पे होता है, एज्यूम क्या करना उसमें, भाई नॉर्मल ये बनाया ना हमने, ये इंसिडेंट रे है, एज्यूम नहीं कर रहे हैं। ये होगा पैरेलल, पैरेलल होगा तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। अब ये 90 माइनस थीटा है, तो जो रिफ्लेक्ट होके, सॉरी हाँ इधर से जब जाएगी तो वो भी तो 90 माइनस थीटा बनाएगी। बताइए 90 माइनस थीटा, बताओ। हाँ तो दोनों रेस के पैरेलल होने के लिए दोनों के बीच का एंगल बराबर होना चाहिए, तो बताओ क्या बराबर आ रहा है, 2 थीटा आ रहा है, ये भी ये 2 थीटा है ना एंगल, ये तो ये कितना आ रहा है, ये भी 2 थीटा आ रहा है क्या, ये तो नहीं आ रहा है। तो गड़बड़ हो गया क्वेश्चन शायद, पैरेलल कैसे निकलेंगी। बताइए कहाँ गड़बड़ी हुई। पैरेलल कैसे कहा आपने, जल्दी बताइए। कहाँ गड़बड़ है क्वेश्चन में, और नहीं है तो फिर पैरेलल किस बेसिस पे कहेंगे हम उसको। अरे कोई आंसर नहीं आ रहा, सब सन्नाटा हो गया, क्या मामला है। आवाज आना बंद हो गई क्या मेरी। हाँ आ रही, हाँ तो बताइए पैरेलल कैसे कह रहे हैं। दोनों रेज आपस में पैरेलल हैं, ये कैसे डिसाइड होगा। दोनों ऐसे हो सकता है कि आपसे जो पहला वाला एंगल जो थीटा था दूसरा वाला भी थीटा था, सर फिर ये दोनों पे 2 थीटा हो जाएंगे और सर दूसरे वाले वो दोनों पे 2 थीटा हो जाएंगे। 90 माइनस थीटा वाले नहीं, 90 माइनस थीटा वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। सर ये हाँ सर ये जो जहाँ 90 माइनस थीटा का इसका जो ग्लांस एंगल थीटा आपने कैसे कर दिया सर, क्योंकि कहाँ पे ग्लांस एंगल कौन सा, ये वाला, ये थीटा हमने कैसे कर दिया। अरे भाई ये तो बहुत सिंपल है, ये ऑल्टरनेट एंगल ना, ये देखो ये दोनों, ये तो ऑल्टरनेट एंगल है ना ये वाला, ये तो ये दोनों तो बराबर होंगे ना, थीटा ये भी थीटा होगा। तो वो एक 45 डिग्री लेगी सर, बाकी सब लगता 45 डिग्री लेगी सर, इस तरीके से पैरेलल होएगा। 45 ले लेंगे, हाँ थीटा की वैल्यूज को ना, हाँ बिल्कुल सही, किसने बताया, बहुत सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही है। देखिए यही ट्रिक है। अब अगर आप यहाँ पे 45 ले लेते हैं तो देखिए सब बैलेंस हो रहा है, 90-90 हो जाएगा दोनों। भाई ये 45 लेंगे ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस 45 होगा, ये 90 माइनस थीटा 90 माइनस 45 हो जाएगा। तो यही दिमाग लगाना था आपको, और कुछ नहीं था यहाँ इसमें। बहुत अच्छा, शाबाश। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर सच दैट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर एंड पैरेलल टू द सेकंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, डिटरमाइन द एंगल बिटवीन द मिरर्स। ये क्वेश्चन है। अच्छा ना, करोगे ट्राई या करवाएं, बताओ। करो ट्राई जल्दी।
सभी लोग ट्राई करें, आंसर आता है नहीं आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर हम्म सर इसमें क्या है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर में वो पैरेलल हो जाती है सेकंड से, तो फिर रिफ्लेक्ट कैसे हुई थी सेकंड मिरर से? क्या मतलब कहाँ पे? सर कह रहे क्वेश्चन में इंसिडेंट रे जो है वो पहले मिरर में रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाती है सेकंड से, तो फिर बाद में फिर कैसे रिफ्लेक्ट करती है? Two plane mirrors are inclined to each other such that a ray of light incident on the first mirror and parallel to the second mirror के पैरेलल है। जब वो पहले पे टकरा रही है तो उस टाइम पे सेकंड मिरर के पैरेलल है। सर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल तो जरूरी नहीं। To the second is reflected from the second mirror parallel to the first mirror। तो जब वो रिफ्लेक्ट होती है वही रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पहले के पैरेलल हो जाती है। आते टाइम पे वो एक और मिरर के पैरेलल थी और जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो अपने पहले वाले मिरर के पैरेलल हो जा रही। तो ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है ना। कैसा हो जाएगा, आप फिगर कैसा बनाते हैं इस पर डिपेंड करता है। डिग्री 45 डिग्री एक बच्चे का आंसर आया। चलो आया तो किसी का, चलो ट्राई करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री लगेगी प्योर, इसमें क्या फिजिक्स बस थोड़ी सी है। देखिए दो प्लेन मिरर हैं, किसी एंगल पे इंक्लाइंड कर देते हैं उनको हम लोग इस तरह से। कोई है एंगल हमें नहीं मालूम, थीटा है। कह रहा है पहले रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो इस मिरर के मान लेते हैं M1 है, ये M1 के पैरेलल है, ये M2 मिरर है। ठीक है, ये देखिए ये रे ऑफ लाइट आ रही है आपकी, ये A, ठीक है, ये आके टकराती है B पे, B पे आके टकरा की फिर इससे रिफ्लेक्ट होती है, तो ये रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये बता रहे हैं ऐसे रिफ्लेक्ट होती है कि वो पहले वाले के पैरेलल हो जाती है, पहले वाले के ये मिटेगा भी नहीं, हाँ नहीं मिटेगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये इस तरह से जा रही है कि इसके वाले के पैरेलल हो रही है। ये C मान लेते हैं, ये D है। ठीक है, ये आपकी D होगी। फिगर समझ में आया? बोलो, यही कह रहा है। ऐसा ही बनेगा फिगर। देखिए ध्यान से, जब आ रही है तो M1 के पैरेलल है, फिर रिफ्लेक्शन के बाद जब जा रही है तो M2 के पैरेलल है। अब यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल आप यहाँ बनाएंगे सारा, यहाँ पे भी नॉर्मल बनेगा, सारी चीज़ें होंगी। उससे पहले हम देखते हैं ये थीटा है, तो आप सब देखिए कि बाकी एंगल्स कैसे बनाएंगे आप। अगर ये वाला थीटा है एंगल, ध्यान से देखिए, ये लाइट ये रे इसके पैरेलल आ रही है नीचे, तो ये भी थीटा होगा। बोलो, ये दोनों थीटा होंगे, सही है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि दोनों रेस पैरेलल हैं। अच्छा, ये वाला अगर थीटा एंगल है तो ये अंदर के एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं? ये वाले बताइए। 90 माइनस थीटा। ओके, फिर दूसरा वाला एंगल कितना होगा? हाँ सही जा रहे हो। ये वाला एंगल जो होगा ये भी थीटा होगा। यहाँ से देखिए ये भी थीटा होगा क्या? क्या ये भी थीटा होगा? ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा। बोलिए, है ना? ये 90 माइनस थीटा
तो ये वाला एंगल क्या थीटा होगा, ये दोनों थीटा थीटा होंगे, बिल्कुल सेम पिछले वाला सिनेरियो जैसे बना था, थीटा होंगे ना दोनों एंगल, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अच्छा ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, और ये कितना होगा, ये भी थीटा। तो अब तीनों एंगल पता चल गए एक ट्राइंगल के, तो 180, हाँ तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको दोबारा से देखिएगा, ठीक है। अरे हाँ बताओ। सर तो ये सही था कि जो AB और M1 वाले जो सर ये दोनों पैरेलल हैं, हाँ। तो सर इनके इंटीरियर एंगल का सम 180 है, तो वैसे करके भी कर सकते हैं। किनके इंटीरियर एंगल्स? सर एंगल AB M1 और AB सर इंटीरियर एंगल्स AB और M1 के बीच में, AB और M1 के बीच में कौन से इंटीरियर एंगल्स? अच्छा, हाँ कर सकते थे, कोई और तरीका भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई भी तरीका लगा दिए, आंसर सही आना चाहिए, कोई रास्ता पकड़िए आप। अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट पासेस थ्रू, कहाँ से पास करती है? नहीं याद। कॉन्केव मिरर की बात कर रहा है, पैरेलल आ रही है तो कॉन्केव मिरर में कहाँ से? प्रिंसिपल फोकस से ही तो पास करेगी, ऑब्वियस सी बात है, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ओनली 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 12 देन द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल बी 1/3। इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी V इज इक्वल टू U/3 है ना, यही नहीं गलत, क्या गलत है? HI इज इक्वल टू HO/3 होगा ना, V तो डिस्टेंस है ना, V और U तो डिस्टेंस होती हैं, HI इज इक्वल टू HO/3 दिया हुआ है आपको, यानी कि आपको HI/HO दे रखा है 1:3 रेशियो। फिर कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, इसका मतलब ये है कि आपको V और U का भी रेशियो दे रखा है क्या, सही है? V U का रेशियो भी दे रखा है, कितना माइनस लग जाएगा मिरर के लिए, -1/3 ये दे रखा है। तो अब तो आसान हो गया क्वेश्चन, कह रहा है फोकल लेंथ भी दे रखी है आपको, फोकल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 12 है, तो आपसे पूछ रहा है पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी, तो निकाल लेंगे, बताइए भाई। आप V को मान लीजिए -x और U को मान लीजिए 3x, रखिए फॉर्मूले में, x की वैल्यू आ जाएगी तो V और U पता चल जाएंगे हमें यहाँ से, बोलिए भाई यहाँ से x की वैल्यू तो निकल आएगी ना, आप तो फॉर्मूले में रख के निकालिए, x की वैल्यू निकालिए और उससे आप V और U दोनों पता कर सकते हैं कि कौन सी कहाँ पे होगी। ठीक है, हो जाएगा, करवाएं, हो जाएगा, नहीं होता है तो नेक्स्ट टर्न पे बताइएगा। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर क्या है? अरे तो बहुत आसान है, हाफ होगी ना रेडियस के। सर V -8 सेंटीमीटर है क्या, कहाँ? सर ये लास्ट क्वेश्चन में क्या? सर हाँ -8 -x कैसे हुआ, ये मान रहे ना, ये माइनस किसी के साथ तो लोगे ना, चाहे 3 के साथ लो चाहे उसके साथ लो। माइनस प्लस हो गया सर, मैं इमेज की डिस्टेंस बता रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे, अरे वो तो एंड में जब आएगा तब रखोगे तो प्लस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इमेज अगर राइट साइड पे बन रही होगी। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ये सेकेंड ऑप्शन R/2 होगी। हाँ, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल, देन द इमेज फॉर्म्ड। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर फिगर बनाइए सबसे पहले, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर ये कितना, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपकी ये दे रखी है, ये 10, ये f है। ऑब्जेक्ट कितना है, 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, यानी यहाँ कहीं रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये
इमेज कहाँ बनेगी? इमेज आपको पता है हमेशा पोल और फोकस में ही बनती है, बीच में, कॉन्वेक्स के केस में, है ना? इमेज तो यहीं बनेगी ना, इसके बीच में ही बनती है। तो 20 नहीं हो सकता, ठीक है, -20 बोल रहा है, -20 के लिए तो उधर ही बन जाएगी, ये भी कहाँ से हो जाएगा, ठीक है, +20 के लिए तो और आगे जाना पड़ेगा। 20/3, देखिए प्लस में ही आंसर आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन कैसे हो सकता है? फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि इमेज तो बनेगी यहाँ पे राइट साइड में, और राइट साइड की वैल्यूज हम माइनस में लेते हैं या प्लस में लेते हैं? हाँ, तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट करके ही आंसर आ गया आपका, तो कुछ करना ही नहीं पड़ा आपको। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करिए, आंसर निकल आया कि वही होना पड़ेगा। नेक्स्ट है द मिरर विच इज़ यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन आवर ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, क्योंकि उसका वाइड एंगल व्यू देता है वो, इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर आपका यूज़ होता है, ठीक है। चलिए आज इतना काफ़ी है, बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करते हैं।